हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट पार्ट 35। इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। गाइस, ये एक चैलेंज क्विज़ है जिसमें आपको 20 में से 20 मार्क्स मतलब लाने हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स के 20 में से 20 मार्क्स आते हैं। अगर किसी के 20 में से 15 है तो उसकी तैयारी मतलब काफ़ी अच्छी चल रही है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, 1% भी अच्छी लगती है, तो देखिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। उसके बाद वीडियो को अपने दोस्तों को या आपके जो भी सोशल साइट्स हैं वहाँ पे वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इनका क्रम किस तरह से है। तो देखिए, पहले संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, संस्कृत के बाद है पाली, पाली के बाद है प्राकृत, प्राकृत के बाद है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद है अबहट्ट, अबहट्ट के बाद है प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो सिंपल सा इसमें कौन सा है? पाली। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? डी, पाली। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अबहट्ट और अबहट्ट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा भी गया है। तो देखिए, हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में। हिंदी राजभाषा है। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रभाषा पे टिक कर देते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी किस तरह की भाषा है, तो आपको उसमें राष्ट्रभाषा मिलेगा, ठीक है, काव्य भाषा मिलेगा, ठीक है, मतलब इस तरह से मिलेगा कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो देखिए, राष्ट्र क्वेश्चन में बता दूं किस तरह से आता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, ठीक है, तो उसमें आपको हिंदी मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूँ कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, अंग्रेजी मिलेगा, ठीक है, एक और ऑप्शन देगा उर्दू, और लास्ट में देगा इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर बच्चे पता क्या करते हैं, हिंदी को टिक कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा, ये बात आप याद रख लो। तो हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरह से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पहले तो आपको देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली याद होनी चाहिए। तो देखिए, पश्चिमी बोली में कौन कौन सी आती हैं? एक तो बुंदेली आती है, ठीक है, ब्रज आती है, कन्नौजी आती है, ठीक है, ये आपको याद हो गई। उसके अलावा बची कौन सी इसमें? बघेली, ठीक है, ऑप्शन डी। तो बघेली किसके अंतर्गत आती है? ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो आप ऑप्शन से भी जो है सही आंसर को टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष या जिसको हम बोलते हैं सघोष, ठीक है, घोष या सघोष। तो निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण या सघोष वर्ण है? तो देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है ना, कै वर्ग, ये इस तरह से होते हैं ना, कै वर्ग हो गया, चे वर्ग हो गया। तो देखिए, पहला और दूसरा ये जो होते हैं ये होते हैं अघोष। ये कौन से होते हैं? अघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा ये होते हैं सघोष, ठीक है। तो देखिए, खा जो है ये दूसरे नंबर पर आ रहा, तो ये अघोष हो गया। च पहले नंबर पर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? अघोष हो गया। टैट है, ठे कितने नंबर पर आ रहा है मैं आपको बता दूं, ठे आ रहा है, टैट है दूसरे नंबर पर आ रहा। बचा इसमें क्या बचा गाइस? इसमें माँ, ठीक है, जो एक पंचमा अक्षर है, ठीक है। पै वर्ग का देखिए, पै, फै, ब, भ, म, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये पंचमा अक्षर है, ठीक है। तो यही यही क्या है? तो ये एक सघोष वर्ण है। कैसा वर्ण है ये? सघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है?
तो आपने इनमें अघोष वर्ण बताना है कौन सा है। तो देखिए इसमें सबसे पहला बता दूं मैं, आ जो आ गया ये स्वर होता है, जितने भी स्वर होते हैं सभी सघोष होते हैं। ये आपको जितने भी स्वर होते हैं ना वो सभी सघोष होते हैं। यहाँ से एक डाउट तो आप ये क्लियर कर लो पहले, जितने भी स्वर होते हैं वो सभी सघोष होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तो च छ जय तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ये कैसा है, ये भी सघोष हो गया। अब देखिए कन्फ्यूज़न इसमें बचता है कि ये ऊष्मे भी हैं और संघर्षी भी हैं। ठीक है, हा और सा वाले में ऑप्शन हमारा बचा। तो देखिए मैं बता देता हूँ पहले, ऊष्मे संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, श, श, बड़ा वाला श और हा। ठीक है, ये होते हैं ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इसमें से देखिए ये 3 जो होते हैं, ये 3 होते हैं अघोष। ठीक है, कौन से होते हैं ये, अघोष। और हा जो होता है इसमें ये होता है सघोष। ठीक है, तो इसमें से आपको राइट आंसर का पता चल गया होगा कौन सा है, तो इसमें है ऑप्शन डी। उसके अलावा दोनों ही महाप्राण है, ये चारों ही महाप्राण है, ये भी बात याद रखेंगे, महाप्राण। ठीक है, चारों महाप्राण है। श ये अघोष है और हा जो है ये सघोष है, और महाप्राण ये चारों हैं। तो यहाँ से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अघोष वर्ण इसमें से कौन सा है, तो सा, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ण किस योग से बना है, तो 6 वर्ण किसके योग से बना है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, छ, त्रय, ज्ञा और श्रेय। तो देखिए सबसे पहले शाह की बात करते हैं, जो ऑप्शन में पूछ रखा है, तो इसका ये बनता है कै हलंत प्लस सा से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें है, ऑप्शन ए हमारा सही है। उसके बाद त्रा की बात कर लेते हैं, तो ता हलंत प्लस रा, त्रा ये हो गया। ज्ञा की बात करें तो ये बनता है जा प्लस न, ये वाला। ठीक है, हलंत के साथ। उसके बाद श्रा की बात करें तो ये वाला श्रा जो है ये बनता है शाह हलंत प्लस रा। ठीक है, यहाँ से आपको चारों संयुक्त व्यंजन क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या बतानी है आपको, कुल संख्या पूछ रहा है, तो 13 है। कितनी है, 13। कौन कौन सी, देखिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये वाला आ। ठीक है, विसर्ग वाला। और ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कुल होते हैं 13। कितने होते हैं, 13। लेकिन ये क्या होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं गाइस, अनुस्वर होते हैं। ये अनुस्वर या विसर्ग जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अनुस्वर। तो याद रखेंगे ये लास्ट वाले 2 जो होते हैं ये होते हैं अनुस्वर। तो इनको 2 निकालो तो क्वेश्चन आता है मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, याद रखेंगे मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे 11। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप लगाएंगे 13। ठीक है, अगर वो पूछता है मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप टिक करेंगे 11। यहाँ से आपके दोनों जो है डाउट क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए तरुण जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तरुण आप याद रखेंगे, तरुण जो लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है, तरुण ये वाली मात्रा लगती है। ठीक है, तरुण में कौन सी वाली मात्रा लगती है, ये वाली। और एक मात्रा ये भी होती है इस तरह से। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें कौन सा वाला हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण में कौन सी संधि है। तो देखिए अन्वेषण में कौन सी संधि है, अगर अन्वेषण के हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए क्या होगा, अनु प्लस एषण। क्या होगा, अनु प्लस एषण। तो देखिए अनु का अनु में क्या आ रहा है, उ। ठीक है, और एषण में आ रहा हमारा ए। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे वह। ठीक है, वह बनाएंगे। तो इससे आपको पहचान पड़ जाएगी य व रा किस में आते थे, किस में आते थे, यण संधि में। यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, अन्वेषण में कौन सी संधि है, यण संधि है। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि में सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए इत्यादि का
सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। क्या होगा? इति प्लस आदि। तो इसमें इसमें गाइस इसमें कौन सी संधि होगी? चलिए आपसे कमेंट के माध्यम से पूछ लेते हैं, मैं नहीं बता रहा इसकी संधि, आप बताइए इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, देखते हैं किस किस का सही कमेंट आता है। तो इसमें इत्यादि इस तरह से लिखा जाएगा, तो इसमें से कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन डी। अब बताइए इत्यादि में कौन सी संधि है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो देखिए सुयोग में सु आ रहा है, ठीक है, सु आ रहा है, विदेश में बी आ रहा, अत्यधिक में क्या आ रहा है? अति। लेकिन सुर, सुर ये सुर प्लस ईस, सुर ये है जो है कोई उपसर्ग नहीं होता है, याद रखेंगे आप। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कनिष्ठ शब्द में देखिए कौन सा प्रत्यय है? ईस्ट। कौन सा है? ईस्ट, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है औलाद किस प्रकार का शब्द है? अगर किसी ने स्वर वर्णों से, ठीक है, अरबी शब्दों को याद करने वाली वीडियो देखी होगी सामान्य हिंदी की, तो वो आराम से टिक कर देगा इसमें। ठीक है, औलाद किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए औलाद किस प्रकार का शब्द है? यह है अरबी भाषा का शब्द। मैं बता दूं आपसे, जो ओ होता है इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए एक तो हो गया औलाद, ठीक है, एक तो हो गया औलाद, दूसरा हो गया औरत, ठीक है, दूसरा हो गया औरत, और तीसरा हो गया औसत। ठीक है, औसत। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन में भी दे दूंगा यहाँ पर, और वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उसमें आपको स्वर वर्णों से अरबी भाषा के जितने भी वर्ण हैं उनको याद करने की ट्रिक मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से कौन सा तत्व जो है वो तत्सम है? तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत के होते हैं। तो इसमें तत्सम शब्द है उद्गम, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल गाइस किस प्रकार का शब्द है? तो कमल के अगर आप देखिए, अगर आप कमल के करेंगे तो कै प्लस, ठीक है, कमल को तोड़ो या कम प्लस ले, इसका कोई भी मतलब नहीं बनना। तो ये कैसा वर्ड है? रूढ़। किस तरह का वर्ड है ये? रूढ़ शब्द है ये। अगला है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? देखिए गुणवाचक से आप समझ जाएगा उसका गुण। ठीक है, अब देखिए इसमें चौगुना है, नया है, तीन है, कुछ है। ठीक है, तो अब देखिए चौगुना तो गुण नहीं है उसका, ठीक है, नया, लेकिन नया पुराना सोचा होगा, ठीक है, खट्टा है, मीठा है, वो गुण होते हैं। ठीक है, कि सुंदर है, सुंदरता उसका गुण है। तो इस तरह के वर्ड जितने भी होते हैं वो गुणवाचक होते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नया। कौन सा हो जाएगा? नया। अगला क्वेश्चन है पद्माकर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पद्माकर किसका पर्यायवाची शब्द है गाइस? तो यह है तालाब का। किसका है? तालाब का। अगला है चिरंतन का विलोम शब्द है। तो चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? नस्वर। क्या होता है? नस्वर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, उसको क्या कहा जाता है? एक तो पदोन्नति होता है, मतलब किसी पद पे आप पहले, ठीक है, छोटे पद पे थे, फिर आप बड़े पद पे हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं? पदोन्नति। लेकिन आप अनुशासनात्मक कार्यवाही की क्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतर गए, मतलब आपको, मतलब पहले आप मान के चलो आप एसआई थे, फिर आपको कांस्टेबल कर दिया, इस तरह से मान के चलो आप, तो उसको क्या बोलते हैं? पदावनति। क्या बोलते हैं उसको? पदावनति, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अल्प विराम कैसा होता है गाइस? अल्प विराम होता है इस तरह से, ठीक है, रेखांकन चिन्ह होता है इस तरह से, ठीक है, और लाघव चिन्ह किस तरह से होते हैं? इस तरह से, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो गया? त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक को और किस नाम से जानते हैं? हंस पद से। किस नाम से जानते हैं? आपने लिखा वह जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो वह दिल्ली जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे भूल गए तो आप इस तरह से लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो दिल्ली। तो गाइज ये थे सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट पार्ट 35 के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।
गाइस देखिए, आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है या किसी में कुछ कमी है। उसके बाद आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके अलावा वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप, जो भी आपकी सोशल साइट्स हैं उन पर शेयर करें ताकि चैनल से अधिक बच्चे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।